तो गाइस, कैसे हैं आप सब। शुभम कुमार एंड वेलकम टू सी एजुकेशन अगेन। और सी जैसा आप लोग जानते हैं, सीरीज चल रही है सी सीपीडी क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन की, दिसंबर 2016 वाली। अकाउंट्स का सोल्यूशन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ लास्ट 2 वीडियोस में, 30 क्वेश्चंस की। उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लास्ट और यहाँ ऊपर कार्ड्स में भी आपको उनका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। हाँ, क्लिक करके आप दोनों वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड वीडियो सीरीज की, जिसमें मैं आपको सोल्यूशन दूंगा मर्केंटाइल लॉ का। 40 क्वेश्चन ऑफ मर्केंटाइल लॉ पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है जी, फटाफट से शुरू करते हैं आप लोगों को सोल्यूशन। ओके, सो लेट्स बिगिन गाइस, करते हैं शुरू आज आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की। पहला क्वेश्चन, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एटीएम। अगर एटीएम से पैसा निकाला जाए तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह, कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब जो हो जाते हैं बिना कॉन्डक्ट के। दो पार्टीज आपस में बात नहीं करती लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब एटीएम मशीन से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अच्छा जी हम आपसे इस तारीख को इतने रुपए निकालेंगे, ऐसे करके बात ये थोड़ी होती है। आप सीधा जाते हो, अपना कार्ड इंसर्ट करते हो और कैश विड्रॉ करते हो। इस वजह से टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। 62 की बात करते हैं। 60 क्वेश्चन तो पार्ट 1 में रहते हैं ना आपके, इसलिए मैंने नंबरिंग 62 से रखी है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज कैन बी इन्फोर्स्ड बाय एग्रीव्ड पार्टी। अब देखो, आप लोग लॉ का पेपर दे रहे हो और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस ही तो है एक तरीके से, और कुछ है ही नहीं। अब एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ सेंटेंस ही तो है और कुछ है ही नहीं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि एक पर्सन किसी दूसरे पे वॉइडफुल, मतलब एक अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोर्जन से उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता है, तो उसे कौन सा पर्सन एनफोर्स कर सकता है? जो कि जो एग्रीव पार्टी होगी, जिसके ऊपर जो पीड़ित होगी। एग्रीव पार्टी का मतलब होता है पीड़ित, वो जिसके जो प्रॉब्लम में है। ठीक है। 63, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अब मैंने आंसर ही लिख दिया गलती से क्वेश्चन में, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि बिना किसी इंटेंशन के बनते हैं। लाइक अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो आपके आईसीआई मॉड्यूल में गिवन है कि एक सेलर ने गलती से अपने गुड्स किसी और के डोर स्टेप पे डिलीवर कर दिए। ठीक है। जो घर का ओनर था उसने गुड्स को अपने समझ के यूज कर लिया, तो अब वो ओनर जो जिन्हें गुड्स यूज करे हैं वो लायबल है कि वो सेलर को पे करे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी इंटेंशन के क्रिएट किए जाते हैं दो पार्टीज के बीच में। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आई शुड चेंज द कलर। ठीक है। सो ए भैया थे, ए वॉन्ट्स टू गो हिज होम एट दिल्ली फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो काम करता था और उसे अपने घर दिल्ली जाना है जहाँ वो काम करता था। ठीक है। ही ट्रैवल बाय बस इज एन एयर बस बिलोंगिंग टू चंद्रा ट्रैवल। जो वो बस थी वो चंद्रा ट्रैवल से बिलोंग करती थी। बस जो है बस स्टैंडिंग में खड़ी है, पैसेंजर का वेट कर रही है। तो ये तो इम्प्लाइड ऑफर है। इम्प्लाइड ऑफर है क्योंकि इम्प्लाइड ऑफर वो ऑफर जो कंडक्ट से या बोल कर किए जाते हैं, बिना बोले किए जाते हैं, तो उन्हें बोला नहीं जाता और कंडक्ट से होते हैं। लाइक बस स्टैंड, बस स्टॉप पे, ये तो कई साल से क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का कि एक पैसेंजर है जिसको तिरुपति से चेन्नई जाना है। लास्ट ईयर भी आया था ये क्वेश्चन। तिरुपति से आई थिंक रामेश्वरम जाना है और बस स्टैंड पे बस खड़ी हो, बस में जाके चढ़ जाता है। तो ये क्या है? इम्प्लाइड ऑफर है, क्योंकि ना तो कंडक्टर उससे कह रहा है कि आप बस में चढ़िए, और ना पैसेंजर ने जाके कंडक्टर से पूछा, डायरेक्टली वो जाके बैठ जाता है। इम्प्लाइड ऑफर है ना, बस खड़ी ही इसलिए है बस स्टैंड पे ताकि पैसेंजर आके उसमें चढ़े। ठीक है ना, जनरल बातें हैं। तो 65, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज सेड टू बी कंप्लीट
communication of acceptance is said to be complete as against the offeree when it comes to the knowledge of the proposer, when acceptance is posted, when letter of acceptance is transit, or none of the above. तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे बताने की आपको, तो मान लो एक x था और एक y था. कौन था? एक x था और एक y था. x ने कहा y से कि भाई तुम मेरी कार लोगे, भाई तुम मेरी कार लोगे. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मेरी कार तुम ले लो 2 लाख रुपीस में. कितने में? 2 लाख रुपए में मेरी कार ले लो आप. ओके, तो अब एक्सेप्टेंस कौन देगा इस ऑफर को? वाई देगा. अब ये एक्सेप्टेंस पूरी कब होगी? जब ये वाई महाराज जाके एक्स को बोल दें हाँ भाई लाओ अपनी कार दे दो. यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछा. When it comes to the knowledge of the proposer, proposer कौन है मेरे एग्जाम्पल में? एक्स. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब प्रपोजर को पता लग जाए, जब एक्स को पता लग जाए. हाँ ठीक है, जब एक्स को पता लग जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ऑफर? ये भी बुक का ही एकदम पैराग्राफ उठा के पूछा गया है. एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग रिवॉर्ड. क्यों? कंसिडरेशन इंक्लूड है भाई. ठीक है. 67. विच ऑफ द डैश डज नॉट इफेक्ट फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज? पार्टीज के फ्री कंसेंट को इससे इफेक्ट नहीं होता. सबसे पहले तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए फ्री कंसेंट का मतलब. अब फ्री कंसेंट क्या होता है? जब पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से, कोरोजन से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से पीड़ित ना हो. मतलब जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसे फ्रॉड, कोरोजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन जैसी चीजों को अप्लाई करके कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करवाया जा रहा हो. लाइक ए ने बी से कहा, मैं एग्जांपल बना ही देता हूँ. ए ने बी से कहा, पहले एरो, बी से कहा मुझे अपना घर दे दो. कितने रुपए में? 1 लाख रुपए में. बताओ 1 लाख में कोई घर आता है क्या? ए ने बी से कहा मुझे अपना घर दे दो 1 लाख रुपए में. बी कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा. ओके, तो फिर ए उससे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुझे जान से मार दूंगा, तूने अपना मुझे घर नहीं दिया. या ए जाता है अपने 4-5 गुंडे लेकर उसके पास, खूब मारते हैं बी को, धेला पाला खूब मारते हैं बी को खूब सारा मार पीट के फिर उसे पेपर साइन करवा लेते हैं. कोरोजन. तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए. तो इसका आंसर है इनकम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी. सी आंसर है इसका. ये इनकम्पिटेंसी ऑफ पार्टी. इनकम्पिटेंसी ऑफ पार्टी का मतलब होता है, अब इसमें पूछा है ना कि किससे इफेक्ट नहीं होगा, इससे नहीं होगा, बाकी सबसे फ्री कंसेंट इफेक्ट होगा. फ्रॉड अगर उसके साथ हो जाए तो फ्री कंसेंट बिगड़ गया. कोरोजन उसके साथ हो जाए तो फ्री कंसेंट बिगड़ गया. अनड्यू इन्फ्लुएंस उसके साथ हो जाए तो फ्री कंसेंट बिगड़ गया. इनकम्पिटेंसी ऑफ पार्टी होता है कि पार्टी किसी चीज को पूरा करने में असमर्थ है, यानी कि लाइक कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, या कोई भी और ऐसी कंटिजेंसी आ गई जिससे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया. ठीक है. 68. पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट believes to be a पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट believes to a particular thing to be true. वो मानती है कि चीज ट्रू है लेकिन वो ट्रू नहीं है. इसमें लाइन मिसिंग है. इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन. अगेन ICI की एज इट इज लाइन है बुक की. ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन की डिफाइन थी ना. अच्छा, a buyer bought some jewelry think that it is real where as it is not so, जो कि वो नहीं थी असली. seller did not correct the opinion of the buyer. seller ने भी buyer की ओपिनियन को ठीक नहीं करा, उन्हें उसको नहीं बताया कि वो रियल नहीं है. can the buyer can claim on the ground of fraud? नहीं, ये फ्रॉड थोड़ी है, ये तो मिसरिप्रेजेंटेशन है.
ये फ्रॉड नहीं है, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए नो। 70th क्वेश्चन। अब अगेन ये खुद एक लाइन है बुक की। इट इज द ड्यूटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स टू ट्रू ओनर, अदरवाइज द फाइंडर इज गिल्टी ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए वो जिम्मेदार माना जाएगा इस केस में। ये तो सिंपल है, ये इसमें कुछ ऐसा भाई वो चीज़ है ही नहीं जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि डायरेक्ट बुक की लाइन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इसे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। एक फ्यूचर, इसमें अनसर्टेन वर्ड होना बहुत जरूरी है जब भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आए तो। बच्चा इतना पढ़ के समझ जाता है, अगर वो पढ़ लेना डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, सीधा उसके दिमाग में क्लिक होती है बात कि आंसर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपको की बहुत सारी वीडियोस वगैरह में बताया कि जब भी लॉ का पेपर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में आपका लॉ का पेपर ख़त्म हो जाना चाहिए। और देखो हो भी रहा है, कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, समझा रहा हूँ तब भी इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है। नोविएशन, नया कॉन्ट्रैक्ट। कैसे याद करवाया मैंने आपको? नोविएशन, नया कॉन्ट्रैक्ट। अब नोविएशन में होता क्या है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, उसके बदले नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, डी आंसर। अच्छा, अशोक ओज लक्ष्मी 25,000। लक्ष्मी सेड दैट शी विल एक्सेप्ट 15,000 टुवर्ड्स फाइनल सेटलमेंट। अब हो सकता है बच्चों कुछ एक बच्चों को ये क्वेश्चन समझ ही ना आया हो। बच्चे सोच रहे होंगे अशोक ने लक्ष्मी को 25,000 रुपये दिए, लेकिन उल्टा है इसमें। इसमें लक्ष्मी ने अशोक को 25,000 रुपये दिए पहले, फिर लक्ष्मी बाद में कहती है ठीक है मैं 15,000 रुपये ले लूंगी फाइनल सेटलमेंट पे। ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें इनवैलिड नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो आप लोगों को एग्जाम्पल बनाते हैं, अब मुझे नहीं पता कौन देख रहा है इस वीडियो को, मतलब आपका नाम क्या है, तो एक्स और वाई रख रहा हूँ मैं, दो लोगों के बीच, आप ही दो लोगों को एक्स और वाई, उनके बीच ट्रांजेक्शन हो रही है। वाई ने आपको मान लो 1,000 रुपये दिए, 1,000 रुपये दिए, 1,000 रुपये एज अ उधार दिए, तो आपको लुटाने तो है, आप लुटा नहीं पाए, तो वाई आपसे आके कहता है अच्छा एक काम कर, तू मुझे 800 रुपये दे दे। कितने दे दे? 800 रुपये दे दे। आपने जाके वाई को 800 रुपये दे दिए, 800 रुपीज, 200 का आपको फायदा हो गया। तो इसमें गलत क्या है? कुछ इनवैलिड है इसके अंदर, यही क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट्स कैरी ऑन टू 74 क्वेश्चन। When both parties have decided to cancel the contract, it is known as recession. अरे ये तो बहुत आसान था। 75. If the aggrieved party does not face any loss, dash damages can be claimed. Claimed की स्पेलिंग गलत टाइप हुई है, सॉरी। Dash damages can be claimed. Nominal damages. देखो एग्रीव पार्टी को अगर कोई नुकसान ना हो तो बुक में ऐसे में लिखा है चाहे वो उसे 10 रुपए दे, चाहे लॉस में 10 रुपए दिए जाए, लेकिन नॉमिनल डैमेजेस में भी कंपेंसेट करना पड़ता है। पता है ना बात आपको? एग्रीव पार्टी को अगर कोई लॉस ना हो तो भी अब उसे नॉमिनल डैमेजेस कहेंगे और उससे डैमेजेस पे किए जाएंगे। अच्छा, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट डैश टू एनफोर्स एनी राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो वो इनकमिंग पार्टनर के लिए भी सूट नहीं डाल सकती, ठीक है, आउटगोइंग पार्टनर के लिए भी डाल सकती, माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स टू द फर्म उसके लिए भी डाल सकती। ये सब उसे मिलती नहीं ना, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। किसी भी चीज के लिए वो सूट नहीं डाल सकती कोर्ट में। 77, पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है। एडमिशन के टाइम पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है, ठीक बात है। डिसोल्यूशन के टाइम कंपलसरी है, रिटायरमेंट के टाइम कंपलसरी है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ कि ज़रूरी क्यों होता है। मान लो एक फर्म है, अब मैं पूरा ही लिख रहा, लिखने में पता है आप लोगों को दिक्कत होती है इससे। ए लिमिटेड के अंदर 3 पार्टनर है,
पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूँ ज़रूरी क्यों होता है। थोड़ा एक मिनट ड्राइंग क्रिएट बन थोड़ा ड्राइंग बना दो। 3 बताया, मैं 3 पैटर्न बनाया था, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3। और थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा आपको भद्दी ड्राइंग को, ठीक है। 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है। और पहले मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूरी क्यों है पब्लिक नोटिस। अब 3 पार्टनर में से ये पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है। ये फर्म बहुत रेप्यूटेड फर्म है, बहुत नाम है इसका मार्केट में। अब ये पार्टनर फर्म से बाहर आ गया, रिटायर होके बाहर आ गया। बाहर आने के बावजूद ये बाहर एक्सटर्नल मार्केट में जाता है। MKT, ठीक है, एक्सटर्नल मार्केट में जाता है और फर्म के नाम पे, ऑन द नेम ऑफ द फर्म, लोन ले लेता है। क्या ले लेता है? लोन ले लेता है। तो अब ये जो पार्टनर रिटायर हुआ है, इसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये फिर भी लोन ले लेता है फर्म के नाम पे। और मार्केट के लोग दे भी देंगे इसको फर्म लोन, क्यों? इतनी रेप्यूटेड फर्म्स है, उनको क्या पता ये रिटायर हो चुका। उन पूरी मार्केट को ये पता लग जाए, आसपास के सारे लोगों को पता लग जाए कि ये बंदा फर्म से बाहर आ चुका है, इसलिए पब्लिक नोटिस को रिटायरमेंट के टाइम कंपलसरी किया जाता है। डिसोल्यूशन के टाइम इसलिए कंपलसरी किया जाता है कि ये फर्म अब नहीं रही, इसलिए इनको कंपलसरी किया जाता है। एडमिशन के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होती, दे दो तो ज़्यादा ही अच्छा है, कंपलसरी नहीं है एडमिशन के टाइम। क्योंकि अब एक पार्टनर ऐड हुआ है तो वो एक रेप्यूटेड फर्म में आ गया है, अभी तक उसको कोई लोन देता नहीं था, अब देना शुरू कर देंगे, तो वो इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मैं आपको केस बताया रिटायरमेंट का, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो लोन दे रहे हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनका नुकसान नहीं होगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो आई थिंक 78 ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कुछ बताने की जरूरत नहीं, म्यूचुअल एजेंसी, सीधा बुक का क्वेश्चन। पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और गुड फेथ, ठीक है, सब कुछ। हु डज नॉट एक्चुअली टेक पार्ट, आधा पढ़ के आंसर दे दोगे। कौन सा? स्लीपिंग पार्टनर, सोता हुआ पार्टनर, और नॉमिनल स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म टेक्स प्लेस एक्सेप्ट इन द केस ऑफ, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुनर्संगठन, हिंदी में कहते हो पुनर्संगठन, मतलब दोबारा फर्म को बनाया जाता है। तो इसमें बस आपको, अगर अकाउंट्स भी आपके ठीक ठाक हो तो आपको इतना याद रखना कि किस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। पार्टनर्स एडमिशन में बनाते हैं, रिटायरमेंट में बनाते हैं, ठीक है। इंसॉल्वेंसी जब हो जाती है तब भी बनाते हैं, क्योंकि इंसॉल्वेंसी में पार्टनर को बाहर निकाल दिया जाता है या उसका दिवालिया पिट जाता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बनता, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ले तब नहीं करना होता आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर इसमें सी है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट पूछा है। हो सकता है एक आध बच्चा ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ ले और वो एडमिशन पे आंसर लगाया है, फिर ऐसे जो करना है वो करेगा। 82 in a partnership, consent of all partner is needed in case nature in change of business। हाँ, इसमें तो सबकी चाहिए, जब बिजनेस का हम नेचर बदल रहे हैं तो, क्योंकि भाई बड़ा डिसीजन है। रूटीन मैटर्स के लिए नहीं चाहिए। रूटीन मैटर्स के लिए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जो छोटे मोटे डिसीजन है रोजमर्रा के रिलेटेड, लाइक ऑफिस में कोई रिपेयरिंग है, वो छोटे मोटे रूटीन जो रोज होते हैं, वो उनके लिए नहीं चाहिए होती। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ब्रांच खोलनी है ऑफिस की दूसरी, उसके लिए जगह खरीदनी है, सबका डिसीजन हमें वो चाहिए। जब हम सबसे बातचीत करेंगे तभी तो दूसरी जगह के लिए बात करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा? बोथ ए एंड बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 83 की ओर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म डिटरमाइंड बाय, अकाउंट्स में भी पूछा और लॉ में भी पूछा, कंपनीज एक्ट। अकाउंट्स में भी था, लॉ में भी पूछ लिया, सेम क्वेश्चन। Where in a partnership firm, partners are entitled to interest on their capital. Such interest
इज पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। ये तो पार्टनरशिप में आपको जनरली पता होगा, अगर आपने अकाउंट्स में पार्टनरशिप वगैरह पढ़ा है, इसमें तो लॉ वाली कोई बात ही नहीं है कि जो इनिशियल वो है चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शनरी अकाउंट्स में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा ये सब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है सिर्फ प्रॉफिट्स में से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल पार्टनरशिप डीड, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक वर्ड मिसिंग है यहाँ पे। तो ये तो आपकी आईसीआई मॉड्यूल में जो एमसीक्यू दे रखे हैं उसके अंदर ही दे रखा है क्वेश्चन ही। इट शुड बी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, वो रिटर्न होना चाहिए और 2 और पर्सन के बीच में होना चाहिए। क्यों? अगर एक के बीच में होगा तो पार्टनरशिप नहीं है, और चाहे सबके बीच में हो कोई बात नहीं, रिटर्न नहीं है तो भी वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ अनपेड सेलर, इसमें से कौन से अनपेड सेलर के राइट नहीं है? डी, वो गुड्स दोबारा नहीं मांग सकता, सब कुछ कर सकता है, वो दोबारा गुड्स बेच सकता है, रास्ते में डिलीवरी के रास्ते में डिलीवरी बीच में रुकवा सकता है, गुड्स अपने पास रोक सकता है, लेकिन एक बार गुड्स अगर सेलर बायर के पास पहुंच गए तो वो उसे वापस नहीं मांग सकता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब पता है ना, ये ओनरशिप बताता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए होता है। अब देखो इसमें आप बता रहा हूँ ना, लिखा ही जाता ही नहीं इससे, ओनरशिप के लिए होता है। कहाँ गया ये रहा। तो बिल ऑफ लैंडिंग हाँ चलेगा, रेलवे रिसिप्ट चलती है, डॉक वारंट चलता है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, प्रोफॉर्मा इनवॉइस तो किसी तरीके से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है ही। सीवेट इंटरवीन्स, लेट द बायर बिवेयर, ग्राहकों सावधान रहो, हाँ ग्राहकों सावधान रहो, ऐसे याद कर लो इसे। यहाँ कंक्लूडेड सेल, अगर गुड डिस्ट्रॉयड हो जाए तो उसका लॉस कौन उठाता है? बायर। अरे कंक्लूडेड सेल से मत डरो, मेन देखो क्वेश्चन को, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है फायर से, कौन नुकसान उठाएगा? बायर। कंक्लूडेड सेल वो सेल होती है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी होती है पहले ही। अब ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो गई तो ओनर कौन हुआ? गुड्स का, बायर। और अगर गुड्स जल गए या कुछ हो गया तो उसका नुकसान कौन उठाएगा? बायर। नेक्स्ट, अगर हम कीज दे दें खाली तो वो कौन सी डिलीवरी कहलाएगी? सिंबॉलिक, नाम की, मैं तो कहता हूँ से नाम की डिलीवरी। ये तो फिर मैं वही कहूँगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक्स में से, आपकी आईसीआई मॉड्यूल। लॉ का पेपर इजी आता है बहुत, इतना बिल्कुल मुश्किल पेपर आता है नहीं लॉ का। ये रहा, राइट ऑफ लियन कैन बी एक्साइज्ड बाय सेलर, सेलर अपना राइट ऑफ लियन कब एक्साइज कर सकता है? आपको याद हो तो आपके आईसीआई मॉड्यूल में ही इसका चार्ट गिवन है, प्रॉपर चार्ट दे रखा है इसका, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राइट ऑफ लियन कब कब एक्साइज कर सकता है सेलर। तो वह जब गुड्स सेलर के पोजीशन में है। अब राइट ऑफ लियन का मतलब क्या होता है कि वो गुड्स पे रोक लगा देता है, या गुड्स को ट्रांजिट अपने पास रिटेन कर लेगा। तो वो रिटेन कब करेगा? जब उस पर पोजेशन होगा गुड्स का, जब गुड्स सेलर के पास पड़े होंगे। अब गुड्स अगर कैरियर से डिलीवर हो रहे तो वो लियन नहीं लगा सकता, क्यों? रास्ते में गुड्स बायर को पहुंच गए तब तो बिल्कुल नहीं लगा सकता, और पोजीशन में नहीं है तब भी नहीं लगा सकता। तो गुड्स का पोजीशन में होना बहुत जरूरी है लियन लगाने के लिए। 92, अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचे गए हैं, गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन बट नॉट आइडेंटिफाइड और agreed upon at the time of contract of sale are unidentified goods या unascertained goods, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको आपका एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो एक शॉप है, SHOP शॉप है, उसमें ये महाराज शॉप चलाते हैं।
गंदी शक्ल के, ये हमारा शॉप चलाते हैं। इनके पास एक कस्टमर आया, कस्टमर जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम की कमी है। कस्टमर आता है दुकान पे, कहता है कि मुझे एक चीज़ खरीदनी है। अच्छा, वो ऐसी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, कहता है अच्छा मिल जाएंगी, ठीक है ठीक है ठीक, यूँ कह रहा था शॉप का ओनर। तो ना शॉप के ओनर को पता कि वो गुड चीज़ क्या है, और ना सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन है ये केसेस हो सकते हैं, क्योंकि लॉ तो एक्सेप्शंस के लिए बना होता है। ठीक है, ये केस भी हो सकता है। और ना ही बायर को पता कि उसे एक्चुअली क्या मिलेगा, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकेशन बता दी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वो फ़ोन लेने गया और फ़ोन में उन्होंने कह दिया कि अच्छा फ़ोन में मुझे 3 GB रैम होनी चाहिए, 32 GB का रोम होना चाहिए, 5 इंच की HD डिस्प्ले होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोल दी। तो अभी ना तो बायर को पता और ना सेलर को पता कि वो उसे कौन सी कंपनी का फ़ोन देगा, लेकिन वो उसमें सारी स्पेसिफिकेशन देगा। तो वो अनसर्टेन गुड्स हैं। ठीक है, या तो बायर उसके बाद जाके खोल दे कि मुझे Xiaomi का या MI का फ़ोन चाहिए, सिर्फ ऐसा ही, तब बात अलग है। तब वो सर्टेन गुड्स हो जाएंगे कि एक कंपनी का यही सेट देना है। ठीक है, 93 की बात करते हैं। रशीद ने गोल्ड बेचा एटम को। ये भी, ये क्वेश्चन तो कई साल से छाप रहा है इसे, मतलब क्वेश्चन बदलता है, आंसर सेम है। रशीद ने गुड्स गोल्ड दिया एडम को ऑर्नामेंट बनाने के लिए, जेवर। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। जब गुड्स लेबर को दिए जाते हैं, जब गुड्स लेबर को दिए जाते हैं काम करने के लिए सिर्फ, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर होता है। ठीक है, 94। When there is a contract of sale of specific goods का सेल का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ठीक है, एग्रीमेंट इज डैश इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। गुड्स एक तो सड़ गए, या तो सड़ गए गुड्स, या आप इस्तेमाल में नहीं आ सकते, और नो हैव नो लॉन्ग, एक तो सड़ गए हैं, दूसरा डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले डिस्क्रिप्शन के मुताबिक भी नहीं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है। इसमें वॉइड होने वाली सारी चीज़ें हैं। पहली बात, जो कुछ हो रहा है वो सेलर की नॉलेज के हिसाब से नहीं हो रहा, सेलर को पता ही नहीं क्या हो रहा है, डिलीवरी के टाइम तक या उससे पहले ही गुड्स सड़ चुके थे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं थे, तो ये तो वॉइड है, क्योंकि अगर इसमें से एक कंडीशन भी ये क्वेश्चन का था तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता। 95, when the breach of the contract condition is treated as breach of warranty, buyer has right to, वो डैमेज मांग लेगा। बुक का क्वेश्चन है 96। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। जब गुड्स खराब होने वाले नेचर के हैं तो अनपेड सेलर क्या कर सकता है? वो गुड्स को दोबारा बेच देगा। बट ऑब्वियस है कि सेलर को पेमेंट नहीं आई और गुड्स जल्दी खराब हो जाएंगे, तो बायर के पेमेंट आने का इंतजार क्यों करेगा? वो दोबारा बेचेगा, क्योंकि उसे लॉस थोड़ी करना है अपने गुड्स का। ध्यान से सोचो। 97, सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 ऑप्शन नहीं है, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। इसका जो डी ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव। द बायर ऑफ अ पेस्टिसाइड टिन, ठीक है, उनने एक पेस्टिसाइड टिन खरीदी जिसकी लिड जो थी वो टूटी हुई थी। ठीक है, पाउडर को निकालते वक्त उसे इंजरी हो गई। द सेलर हैज फेल्ड टू डिस्क्लोजिंग द सेम। सेलर उसे ये बता नहीं पाया, तो बायर क्या कर सकता है? वो ब्रीच ऑफ वारंटी एज टू डिस्क्लोज टू डेंजरस नेचर के लिए मांग सकता है, डैमेज मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। रीजन बीइंग कि, एक मिनट हाईलाइट कर दो पहले। रीजन बीइंग कि अगर लिड टूटी हुई थी तो वो डेंजरस नेचर के हैं, मतलब वो किसी को हार्म कर सकते हैं, तो सेलर को उसे बताना बहुत ज़रूरी था। या तो वो उसका अगर वो टेम्पर्ड थी लिड, तो उसे या तो उसे पीस रिप्लेस करके देना चाहिए था, वो पीस देना नहीं चाहिए था। अदरवाइज उसे बताना चाहिए था कि सर लास्ट पीस बचा है और उसमें ये प्रॉब्लम है, इससे आपको ये दिक्कत हो सकती है, उसका तो ये बताना चाहिए था। उसने नहीं बताया, डिस्क्लोज नहीं करा, ये सेलर की गलती है और उससे उसके डैमेजेस मांग सकता है। ठीक है सर, तो ये हुआ आपका सोल्यूशन खत्म। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद सी एजुकेशन फॉर मोर अपडेट्स, and don't forget to subscribe our YouTube channel for more updates. If you want more videos from C Education,
then please watch this video till the end, because in the end of this video you got some annotations of my videos and some playlists there. By clicking on them you can access those videos. Thank you guys, and don't forget to subscribe our YouTube channel. You can see a button in the below. Press this and subscribe to us.